नमस्कार दोस्तों, इग्नू नोट्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। EPS 03 का क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर खंड का ये 500 शब्दों के प्रश्न हैं, 20 अंक के हैं। कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रश्न 1, महात्मा गांधी की सर्वोदय के दर्शन की चर्चा करें। उत्तर, सर्वोदय शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। गांधी जी का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक व सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है व सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधीवादी दृष्टिकोण महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों पर समूह जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में व उसके बाद फिर भारत में अपनाए गए थे। गांधीवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। गांधी जी का दृष्टिकोण विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों व नायकों जैसे भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉय टॉल्स, जॉन रस्किन आदि से प्रभावित था। गांधी जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मशीनीकरण के व्यवहार रूप को रेखांकित करते हुए स्वदेशी की महत्ता को बताया। गांधी जी के लिए स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। वर्ष 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर जीवन भर गांधी जी लगातार स्वच्छता पर जोर देते रहे। सर्वोदय ऐसी समाज की रचना चाहता है जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संहार हो और ना ही बहिष्कार हो। सर्वोदयी समाज की रचना ऐसी होगी जो सर्व के निर्माण और सर्व की शक्ति से सर्व के हित में चले, जिसमें कम या अधिक शारीरिक सामर्थ्य के लोगों को समाज का संरक्षण समान रूप से प्राप्त हो और सभी तुल्य पारिश्रमिक के हकदार माने जाएं। सर्वोदय शब्द गांधी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार जिसमें सर्वभूति हिते रता की भारतीय कल्पना, सुकरात के सत्य साधना और रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित है। गांधी जी ने कहा था, मैं अपने पीछे कोई पंथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यही कारण है कि सर्वोदय आज एक सामर्थ्य जीवन, समग्र जीवन, संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है। प्रश्न 2, 19वीं सदी भारत में राजनीतिक उदारवाद के मूल विचारों की चर्चा करें। उत्तर, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। बी मजूमदार कहते हैं कि आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का कर्म राजा राम मोहन राय से ठीक उसी प्रकार शुरू होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से। वे हीगल 1770-1831 के समकालीन थे। वे आधुनिकता के प्रवर्तकों में प्रथम थे जिन्होंने न केवल सृजनात्मकता, सुधारवाद का बीड़ा उठाया बल्कि भारतीय चिंतन में आधुनिक प्रवृत्ति और प्रभाव को गुणात्मक स्तर प्रदान किया। उन्होंने आक्रामकता, भाग्यवाद, विघटन आदि के विरोध में प्रबलता से आवाज़ उठाई और दलित व विघटित सामाजिक व्यवस्था के समक्ष विकल्प प्रस्तुत किए। उनका चिंतन
कोरा कल्पनावादी न था, बल्कि उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यावहारिक विकल्प भी प्रस्तुत किए, और यही कारण है कि उनको आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को छुआ और उनके समाधान प्रस्तुत किए। वे चाहते थे कि न कि भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिमीकरण का अंधानुकरण किया जाए। वे हिंदू धर्म में सुधार के पक्षधर थे और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लाने में विरोधी थे। दूसरी विचारधारा, वे उन विचारकों को सम्मिलित किया जा सकता है जो उदारवादी हैं। इनमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख हैं। इन विचारकों ने संविधानवाद, संसदीय लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक सुधार एवं नागरिक सेवाओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए। तीसरी विचारधारा के अंतर्गत उदारवादी विचारकों का अध्ययन किया जाता है। इस धारा के प्रमुख स्तंभ लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। इन्होंने विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार इनका प्रमुख योगदान है। इनका मूल लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना था। चौथी विचारधारा धर्म और राजनीति में समन्वय पर बल देती है। उदारवाद व उग्रवाद दोनों से ही असंतुष्ट विचारकों को मान्यता थी कि भारत में अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए कोरे राजनीतिक प्रयास अपर्याप्त हैं। सांस्कृतिक आधारों पर स्पष्टीकरण और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस चिंतन शैली से प्रभावित हिंदू चिंतकों में विनायक दामोदर सावरकर आदि ने हिंदुत्व को आगे रखा, तो इस्लामी चिंतकों में सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने राष्ट्रीय समग्रता के स्थान पर मुस्लिम अस्तित्व संरक्षण के संकीर्ण विचार प्रस्तुत किए। पांचवी विचारधारा साम्यवादी है। इस धारा के प्रमुख विचारक रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके विचारकों में उदारवाद और उग्रवाद का समन्वय मिलता है। ये पूर्व एवं पश्चिमी की विचारक संधि के परिचायक हैं। मानव गरिमा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, शोषण का विरोध, विश्व बंधुत्व, धार्मिक सहिष्णुता आदि विचारों से इन चिंतकों ने भारत को नवीन दिशा देने में कार्य किया। प्रश्न 3, भारत में औपनिवेशिक हस्तक्षेप की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपको करना है और प्रश्न 4 भी आपको ही करना है। भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये 250 शब्दों के प्रश्न हैं, 12 अंक के हैं। कोई 4 प्रश्न कीजिए। मैंने इनमें से 4 प्रश्न किए हैं। प्रश्न 5, एक विचारक के रूप में ईवी रामास्वामी नायकर का परिरक्षण कीजिए। और प्रश्न 6, जाति व्यवस्था पर फूले के विचारों की चर्चा करें। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए। उनका असली नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। वे 19वीं सदी के एक बड़े समाज सुधारक, सक्रिय प्रतिभागी और विचारक थे। ज्योतिबा फूले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला।
उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए और तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इसके कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। 24 सितंबर 1873 को दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्करण शुरू कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी सम्मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब उनके मुस्लिम व ईसाई पड़ोसियों ने उनकी अपार बुद्धिमत्ता को पहचानते हुए ज्योतिराव के पिता के ज्योतिराव को कहा कि स्थानिक स्कॉटिश मिशनस हाई स्कूल में भर्ती करने के लिए राजी किया। अछूतोद्वार के लिए ज्योतिबा ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से निकाल दिया गया। समाज सेवा के कामों से उनकी बढ़ती ख्याति देखकर प्रतिक्रियावादियों ने एक बार 2 हत्यारों को उन्हें मारने के लिए तैयार किया था, पर वे ज्योतिबा की समाज सेवा देखकर उनके शिष्य बन गए। प्रश्न 7 जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक मतों के मूल लक्षणों को इंगित करें। प्रश्न 8 विनोबा भावे के दौरान आंदोलन की चर्चा करें। 18 अप्रैल 1951 की तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी। यह विनोबा के उसी भूदान आंदोलन की शुरुआत थी जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है या फिर पुराने लोगों की स्मृति में है। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसका सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कामों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया गया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। तब विनोबा पदयात्राएं करते और गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी ज़मीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। तब 5 करोड़ एकड़ ज़मीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक ज़मीन का छठा हिस्सा था। उस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण भी 1953 में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए थे। आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांवों की यात्राएं की थीं और उन्हें दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली थी। प्रश्न 9 भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में रानाडे पर टिप्पणी करें। ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न 10 नास्तिकता पर भगत सिंह के विचारों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर शिव वर्मा जो लखनऊ में रहते थे, सरकारी मदद से बम्बई लाए गए थे। 81 साल की उम्र में उनका जिम्मा देशवासियों को भगत सिंह के नाम पर यह बताना था कि धर्म का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। वर्मा ने भगत सिंह के लेख को पुनर्प्रकाशित किया था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस शीर्षक से 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपने वरिष्ठ साथी भाई रणधीर सिंह को यह समझाने की कोशिश की कि
देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का रास्ता त्याग विज्ञान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अचानक इस तरह भगत सिंह के नाम पर सरकार द्वारा चर्चा शुरू करने के पीछे भी एक घटना थी। कई सालों से पंजाब में चरमपंथी सक्रिय थे और सिख धर्म के नाम पर नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी। सिख किसी से डरता नहीं और अपना हक बंदूक के दम पर लेना जानता है। इस विचार को लेकर हरमंदर साहब में कट्टरपंथियों ने अपना अड्डा जमा लिया था। वहाँ से अराजकता फैलाने का काम चल रहा था। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930 से 31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की कालकोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे के तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। प्रश्न 11, अबुल कलाम आज़ाद के विचारों के रूमानी दौर में उनके राजनीतिक विचारों पर एक लेख लिखें। ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न 12, क्यों सुभाष बोस फांसीवाद के प्रवर्तक थे? तर्कों के साथ उत्तर दें। उत्तर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 44 साल के थे जब कोलकाता में 1941 में अंग्रेज़ों की नज़रबंदी तोड़कर फरार हुए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए धुरी राष्ट्रीय देशों जर्मनी, इटली और जापान से समर्थन लेने की कोशिश में जुट गए। तब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 52 साल की थी और महात्मा गांधी 72 साल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके सुभाष चंद्र बोस का कद इतना बड़ा था कि महात्मा गांधी भी उनसे निश्चित दूरी बनाकर चलते थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले नेताजी का कद और प्रभाव दोनों बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 4 साल बाद जब ताइवान में कथित विमान दुर्घटना हुई तब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। अमेरिका परमाणु बम ने अंग्रेज़ों के दुश्मनों को धराशायी करा दिया था। अब सुभाष भारतीय राजनीति में भी फांसीवादी घोषित होकर अवांछित हो चुके थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज सरकार को न समर्थन दिया न विरोध किया। वे दूरी बनाकर चलते रहे। अंग्रेज़ों पर सुभाष चंद्र बोस का खौफ था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसीवादी, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी करार दिया। जब 1942 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद पा चुके थे। इंडियन नेशनल आर्मी की कमान रास बिहारी बोस के हाथों से सुभाष चंद्र बोस के हाथों आ चुकी थी। 1943 में सिंगापुर में निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को दुनिया के कई देशों में मान्यता दे दी थी। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार और सेना के मुखिया बने। बिना देरी किए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नियंत्रण भी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अब वे काफ़ी ताकतवर बन चुके थे। ये 100 शब्दों के प्रश्न हैं, 6 अंक के हैं। कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न 13 का भारतीय कृषि पर ब्रिटिश प्रभाव। उत्तर, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतीय कंपनी थी। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी जड़ों को मजबूत बनाया और भारत को अपना उपनिवेश बना दिया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन साधनों को अपने कब्जे में लेना था जिससे प्राप्त माल इंग्लैंड व यूरोपीय देशों में सरलता से बेचा जा सके। प्लासी के युद्ध से पहले जहां ब्रिटेन को भारत से वस्तुओं को युद्ध के बाद ब्रिटेन को भुगतान के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं रही। अब वह भुगतान यहीं के वसूले गए धन से करता था।
उपनिवेशवाद के इस चरण में बंगाल व अन्य प्रांतों से वसूले गए भू राजस्व के बचे हुए हिस्से से भारतीय माल को खरीदा जाता था और उसे अन्य देशों को अच्छी कीमत पर निर्यात किया जाता था। इस तरह प्रति वर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता रहा। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत अधिक गरीब होता गया। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिजन्य व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ के परंपरागत कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और अपने फायदे के लिए भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण के नए तरीके लागू किए। आक्रामक राष्ट्रवाद आपको करना है। नारी अधिकारों पर राजा राममोहन राय। उत्तर, राजा राममोहन राय ने नारी समाज के उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए। उनके व्यक्तित्व को महत्व देने के लिए अनेक सहयोगियों ने सती होने की अमानुषिक प्रथा को कानून से रोकने का आंदोलन प्रारंभ किया। यह उनके ही प्रयास का परिणाम था कि 1828 में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था। उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं विचार पर गहन दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनके विचारों पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रसार किया व मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, भेदभाव, बहुविवाह एवं सती प्रथा का विरोध किया। प्रश्न घ, एम.एन. रॉय और दलविहीन लोकतंत्र। ये प्रश्न आपको करना है। EPS 03 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसके क्वेश्चन लिखे हैं। ये आपके